वेलकम बैक एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सम इम्पोर्टेंट की टर्म फ्रॉम द चैप्टर सेंसेशन एंड परसेप्शन। अगर आप साइकोलॉजी में नए हैं एंड आप साइकोलॉजी को नए तरीके से समझना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी वोकेबलरी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करें। तो इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। इसके पहले भी कुछ वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ और आगे भी आपको ऐसे ही कुछ वीडियो दूंगा जहाँ पर आप पर्टिकुलर की टर्म को सीख सकते हैं। जब भी आप इस कंटेंट को देखें तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ नए कीवर्ड्स हैं, आप उनको देखिएगा तो आने वाले अगले सालों में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं। दिस इज़ अबाउट सेंसेशन एंड परसेप्शन। आप बेसिकली समझते भी होंगे क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश में आना चाहते हैं तो आप इस तरह से कीवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करिएगा। व्हाट इज सेंसेशन? सेंसेशन द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड इनकोडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और वो सब कुछ पॉसिबल होता है बिकॉज हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो सेंस ऑर्गन का जो काम होता है वो क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट में किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और इनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन को और हम ब्रेन तक पहुंचाते हैं, बाद में चीज़ों को समझते हैं। दिस इज़ द सेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड व्हाट इज़ द परसेप्शन? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमने इन्फॉर्मेशन को एज इट एज रिसीव कर लिया, मतलब कि जो भी चीज़ जैसे थी वो हमारे मस्तिष्क में आई सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से, लेकिन उसका हम कैसे मतलब निकालेंगे, क्या सेंस क्रिएट करेंगे, दैट इज़ द परसेप्शन। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड मेकिंग सेंस, यानी हम जब किसी सेंसरी इन्फॉर्मेशन का सेंस क्रिएट करते हैं, दैट इज़ द परसेप्शन। और जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आप अपने मित्र के साथ में कहीं पर जाते हैं, आपका मित्र है और ये आप हैं। आप जाते हैं और उसके बाद आपने देखा कि गली में कोई डॉगी खड़ा हुआ है और डॉगी को आपने देखा, आपको नॉर्मली लगा कि हाँ डॉगी खड़ा हुआ है, लेकिन आपके मित्र ने जैसे ही डॉगी को देखा वो डर के पीछे लौटने लगा। ये उसका परसेप्शन है डॉगी को देखने के बाद, है ना। तो परसेप्शन लोगों के अलग अलग होते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग हर तरीके से अलग अलग सोचते हैं क्योंकि अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, उसके हिसाब से अपने अपने परसेप्शंस भी होते हैं, है ना। तो दिस इज द सेंसेशन एंड परसेप्शन। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है स्टिमुलस एंड सेंसरी रिसेप्टर्स। स्टिमुलस जिसे हिंदी में कहते हैं उद्दीपक, यानी कोई भी एक ऐसा एक्सटर्नल इवेंट, यानी कोई भी बाहर रखी हुई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट जो हमारे सेंसरी रिस्पॉन्स को होने के लिए ट्रिगर करती है। मतलब हमारी आंखों के सामने कुछ रखा है तो वो जो चीज़ रखी है वो ट्रिगर करेगी कि हमारी आंखें उसको रिसीव करें इन्फॉर्मेशन को। तो स्टिमुलस यही होता है, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में रखी है और जो हमें रिस्पॉन्स करने के लिए ट्रिगर करती है, वो क्या है? स्टिमुलस। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल्स और ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट स्पेसिफिक सेंसरी स्टिमुली सच एज लाइट और साउंड, है ना। जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेंस ऑर्गन हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को वो सेंस कर पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे कानों की, हम ईयर्स की बात करें तो ईयर्स इज पर्टिकुलर फॉर द ऑडियो। हम कानों से किसी तरह की गंध को तो नहीं सूंघ सकते हैं ना। तो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल्स और ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट स्पेसिफिक सेंसरी स्टिमुली। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइट और साउंड की बात कही गई है। लाइट यानी जो भी देखने की चीज़ें वो तो आँखों से पूरी होगी ना कि हमारे नाक और कान से पूरी हो जाएगी। तो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्पेशल सेल्स होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस जहाँ पर क्या होता है, कोई सेंसरी इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज होता है, कन्वर्ज होता है, दैट द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड। जैसे आप सोच कर देखिए कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं एज अ सेंसरी प्रोसेस, वो चीज़ें हमारे सेंस ऑर्गन तक पहुंचती हैं और उसके बाद सेंस ऑर्गन तक पहुंचने के बाद एक पर्टिकुलर एक
प्रोसेस होती है, दैट मे बी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, जिसके बाद ब्रेन चीज़ को एनालाइज करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे सामने गुलाब का फूल रखा हुआ है तो उसकी जो महक है वो महक सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से हमारी नाक तक पहुंचेगा। उसके बाद जो इंटरनल सेल्स हैं वो पर्टिकुलर कन्वर्जन करते हैं, चेंज करते हैं उस सेंसरी इनपुट को केमिकल या इलेक्ट्रिकल में, ताकि उसको ब्रेन समझ पाए। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है ना। सो ट्रांसडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ सेंसरी इनपुट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल सो दैट द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड, जिसको ब्रेन समझ सके। इसके बाद यहाँ पर है थ्रेशोल्ड, द मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट अ सेंसरी स्टिमुलस। आप सोच कर देखिए कि जब आप कहीं पर जाते हैं तो क्या पर्टिकुलर हर एक चीज़ पे आपकी नज़र पड़ती है, आपका ध्यान जाता है? नहीं जाता होगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लेवल से कम ही रहती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक क्राइटेरिया से ऊपर रहती हैं, तो उन्हें हम आसानी से देख लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड इज अ पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि हम नॉर्मल सब्जी खाते हैं, घर में खाना खाते हैं, तो घर में खाना खाते हैं और मान लीजिए कि हमारी माताजी अगर हमारे घर में 5 ग्राम नमक ऐड करती हैं हमारी सब्जी में, ठीक है ना, और अगर किसी दिन वो 6 ग्राम ऐड कर देंगी तो शायद आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़े से चेंज में कभी कभी ना हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या अंतर हुआ है। लेकिन हो सकता है कि 7 ग्राम नमक अगर कर दें तो आपको ऐसा लगता है कि यार आज नमक ज़्यादा है। तो मतलब 7 ग्राम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप नमक के ज़्यादा होने की क्वांटिटी को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है? एक पॉइंट है। सो दिस इज द पॉइंट, 7 ग्राम इज द थ्रेशोल्ड पॉइंट, कि यहाँ से चीज़ें अब अलग हो जाएंगी। ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट अ सेंसरी स्टिमुलस, ऐसा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है? द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ अ स्टिमुलस दैट कैन बी डिटेक्टेड रिलायबली। मैंने अभी जो आपको नमक वाला एग्जाम्पल दिया था वो पर्टिकुलर एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है, मतलब बिल्कुल एक ऐसा अमाउंट जहाँ पर पर्टिकुलर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। ठीक है। देखो थ्रेशोल्ड कहाँ से आया? जो मैंने पहले बोला था कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे चेंज होने लगते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, और एब्सोल्यूट मतलब एक परफेक्ट पॉइंट है। सो द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस दैट कैन बी डिटेक्टेड रिलायबली, जिसे हम वास्तव में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं, आप अपने आसपास देखिए कि जब आप अपने एनवायरनमेंट में होते हैं किन किन चीज़ों को डिटेक्ट कर पाते हैं, कब नहीं कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। इस तरह से जब खुद की लाइफ को यहाँ पे आप जोड़ेंगे ना तो बहुत बातों को समझ भी पाएंगे। इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट इज द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, जिसे शॉर्ट में JND कहते हैं। JND द स्मॉलेस्ट चेंज इन अ स्टिमुलस दैट कैन बी डिटेक्टेड, यानी एक छोटा सा चेंज जहाँ पे हम किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें एक जैसी लगती हैं। जैसे हम थ्रेशोल्ड की बात करें, इसके बाद एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड आया, इसके बाद जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस आया, है ना। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर होता है। तो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस एज द नेम सजेस्ट, JND इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन अ स्टिमुलस दैट कैन बी डिटेक्टेड, यानी एक ऐसा छोटा बदलाव जहाँ पे हम चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एडेप्टेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाई विच सेंसरी रिसेप्टर्स बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू कॉन्स्टेंट और रिपीटिटिव स्टिमुली। ये पॉइंट ना, एडेप्टेशन का पॉइंट बहुत ही बेहतरीन लगता है, और मेरे को लगता है कि इसे लाइफ में हम बेहतरीन तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे सोचिए आपके पास जो अभी मोबाइल फ़ोन है, आपको कैसा लगता है? और सोचिए जब आपने परचेज़ किया था तब कैसा लगता था, दोनों में बहुत फ़र्क होगा। मतलब कि जब हमारे पास ये फ़ोन हाथ में नया आया था तब इस फ़ोन से हमारी मस्तिष्क में जो चीज़ें आती थी, यानी एज ए स्टिमुलस, फ़ोन स्टिमुलस था, उसमें जो भी चीज़ें होती थी, उसकी स्क्रीन का साइज, स्क्रीन के टेक्स्ट या चलने का तरीका सब नया था, तो हमें लगता था कितना अमेजिंग है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे बहुत दिनों तक चलाते रहे तो क्या हुआ कि हमारा जो तरीका था सेंस को रिसीव करने का वो कैसा हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। मतलब एक ही तरीके से जब हम रोज़ किसी चीज़ को देखते रहेंगे तो हमें वहाँ पे कोई ख़ास कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि रिपीटिटिव स्टिमुलस वहाँ पे बार बार हो चुका होता है।
जब रिपीटिशन हो चुका होता है तो हम चीज़ों को नहीं समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल कहूँ, जो पर्सन दिल्ली में रहता है तो उसे लगता होगा कि दिल्ली में तो बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि उसने हमेशा सब कुछ देखा है। लेकिन जो आदमी किसी गाँव में रहता है और कभी दिल्ली ना आया और 20 साल के बाद दिल्ली आया, तो उसे लगेगा यार कितना बेहतरीन है, कितना बदलाव, कितना अच्छा है। बिकॉज उस टाइम पे सब कुछ नया होगा उसके लिए, तो उसको सब कुछ नया अच्छा लगेगा, है ना। तो एडेप्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेंसरी रिसेप्टर्स बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू कांस्टेंट और रिपीटेटिव स्टिमुली। जैसे यहाँ पर हम खाने की बात करें, तो अगर एक तरह की सब्जी या एक तरह की मिठाई आप रोज़ खाएंगे ना, तो खाने में मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो सेंस रिसेप्टर्स होते हैं वो थोड़े से लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये होता है एडेप्टेशन। इसके बाद है सेंसरी मॉडलिटीज़, डिफरेंट चैनल्स थ्रू विच सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस। यानी अलग अलग चैनल्स होते हैं जहाँ पे सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि विजन, देखने का होता है अपना अलग होता है, आँख होती है। सुनने के लिए कान होते हैं, टच के लिए आपकी स्किन्स हैं, टेस्ट है और स्मेल है। इन सब के लिए अलग अलग पर्टिकुलर चैनल्स होते हैं, इसे कहते हैं सेंसरी मॉडलिटीज़। इसके बाद अगला है साइकोफिजिक्स। व्हाट इज द साइकोफिजिक्स? साइकोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल स्टिमुली एंड द सेंसेशन और परसेप्शंस दे इवोक। जैसे कि नाम भी लिखा है ना, साइकोफिजिक्स, मैंने साइकोलॉजी और फिजिक्स को ऐड कर दिया गया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने हो सकता है कि कोई वस्तु कैसी है दिखने में, उसका वेट क्या है, स्पीड क्या है ना। ये फिजिकल चीज़ें हो गई, फिजिक्स की चीज़ें हो गई। लेकिन उन चीज़ों से हम परसेप्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, दैट इज़ द साइकोलॉजिकल थिंग। तो फिजिकल और जो सेंसेशन परसेप्शंस करने का प्रोसेस है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, इसका जो स्टडी है, दैट इज़ द साइकोफिजिक्स। ठीक है ना। सो ध्यान रखिएगा, साइकोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल स्टिमुली एंड द सेंसेशंस और परसेप्शंस दे इवोक। यानी फिजिकल चीज़ों का हमारे ऊपर क्या परसेप्शन करने में क्या इम्पैक्ट होता है, दैट इज़ द साइकोफिजिक्स। इसके बाद है बॉटम अप प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग, ये दो चीज़ें हैं, पहले जानिए बॉटम अप प्रोसेसिंग। इसमें लिखा है प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन एज इट कम्स इन विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम प्रियर नॉलेज और एक्सपेक्टेशंस। देखो, हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं थ्रू द सेंस ऑर्गन, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा कि जब हम लाइफ में बचपन की उम्र में होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती ना, जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम बहुत चीज़ों की मीनिंग नहीं समझते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम चीज़ों को एज इट एज रिसीव करते हैं। लेकिन जब बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे पास नॉलेज ऐड होती चली जाती है, और नॉलेज ऐड होने के बाद हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी चाहतों के हिसाब से देखना चाहते हैं। तो बॉटम अप प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब कोई हम सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं बिना किसी प्रियर नॉलेज के एक्सपेक्टेशंस के बेस पर, तो वो होती है बॉटम अप, यानी रियल, यानी जो चीज़ जैसी है। जैसे मान लीजिए अगर आप अफ्रीका जाते हैं और अफ्रीका में कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो पहले कभी आपने देखी ही ना हो, और जो जैसा दिख रहा हो उसको वैसे ही आप देख रहे हो, तो वो होती है बॉटम अप प्रोसेसिंग। क्योंकि इसमें आप पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट नॉलेज का यूज नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस का यूज नहीं कर रहे हैं, बट हम पास्ट एक्सपेक्टेशंस या प्रियर नॉलेज के हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि यार ऐसा होगा, तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है। तो बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या है कि रियलिस्टिक सिचुएशन है जहाँ पे हम एज इट एज सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और हमारी पास्ट नॉलेज का रोल नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें टॉप डाउन प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग में होता है कि हम प्रियर नॉलेज का यूज करते हैं, एक्सपेक्टेशंस का यूज करते हैं टू इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ सेंसरी इनपुट। यानी हमने कोई चीज़ देखी, फिर हम अपने पास्ट नॉलेज और अपने एक्सपेक्टेशंस के बेस पर अनुमान लगाते हैं कि यार ऐसा होगा। मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस जाते हैं, आपका ये घर है, आप ऑफिस जाते हैं घर से। जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप पर डे अपनी बाइक से ऑफिस जाते हैं, और बाइक से ऑफिस जाते हैं, आप चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन किसी दिन क्या हुआ कि घर से आप बाइक लेके नहीं जा सकते थे, तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर चौराहा है जहाँ पर आपका दोस्त है, वो आएगा, वो उसकी गाड़ी से आप जाएंगे। तो जब चौराहे पे खड़े होकर जब आप वेट करते हैं और आपको पता है कि आपके दोस्त की गाड़ी स्विफ्ट है, तो आप हर स्विफ्ट गाड़ी को उम्मीद करके देखते हैं कि आपका दोस्त आ रहा होगा,
ऐसा होता नहीं होता? जब हम वेट करते हैं किसी का, तो हमें पता है कि अगर हमारे दोस्त के पास में स्विफ्ट गाड़ी है, तो हम स्विफ्ट गाड़ी को जब भी देखेंगे, कोई भी गाड़ी जो स्विफ्ट होगी, आ रही होगी, हमें यही फील होता है कि दोस्त आ गया, आ गया, आ गया, है ना? तो ये क्या है? टॉप डाउन प्रोसेसिंग। यानी जब हम सेंस प्रोसेस में हम अपनी एक्सपेक्टेशंस या अपनी पुरानी नॉलेज ऐड कर देते हैं, तो वो होती है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और बिहेवियर में भी हम समझ सकते हैं ना कि हम घरों में हुए झगड़ों में क्या करते हैं, बॉटम अप प्रोसेसिंग करते हैं या फिर टॉप डाउन प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है ना? तो अच्छी बहुत चीज़ होती हैं। इसके बाद क्या है? परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, द एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट एज स्टेबल एंड अनचेंजिंग डिस्पाइट चेंजेस इन सेंसरी इनपुट। देखिए, परसेप्चुअल मतलब परसेप्शन है, कॉन्स्टेंसी स्थिरता। हम अगर सोचें तो अपनी डेली लाइफ में कितनी सारी चीज़ें देखते हैं। हम जैसे किसी आते हुए कार को कार ही मानते हैं ना, लेकिन अलग अलग एंगल से कार का साइज अलग दिखाई दे सकता है ना? जैसे अगर आप देखेंगे, जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा आपका अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको इस तरह से, मतलब इतना चौड़ा ऐसे दिखाई देगा, है ना, अगर आप फ्रंट में खड़े हैं। और यही दरवाज़ा जब आप अलग साइड से देखोगे तो इतना पतला ऐसे दिख सकता है ना? तो लेकिन हम इसे भी दरवाज़ा बोलते हैं, इसे भी दरवाज़ा बोलते हैं। तो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी कहता है कि हम चीज़ों को एज परसीव करते हैं, भले ही वो साइज में बदल जाएं, है ना? तो अनचेंजिंग डिस्पाइट चेंजेस इन सेंसरी इनपुट, यानी सेंसरी इनपुट में चेंजेस होते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, उनको वही समझते हैं जो वो हैं। जैसे एग्जांपल लिए साइज कॉन्स्टेंसी, और ये जो एग्जांपल था ये भी साइज कॉन्स्टेंसी का एग्जांपल है। तो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी मतलब क्या है? एक ऐसी एबिलिटी चीज़ों को परसीव करने की, जहाँ पर चीज़ों को हम वैसा ही समझते हैं जैसे वो हैं, भले ही हमारे सेंस प्रोसेस अलग तरीके से हों, ठीक है? भले ही सेंस अलग तरीके से चेंज होके जा रहे हों, बट हम उन्हें वही समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी पर्टिकुलर एक थॉट है, पर्टिकुलर कुछ लोगों का एक ग्रुप है जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, बताया, फोकस किया कि हाउ पीपुल परसीव एंड ऑर्गेनाइज विजुअल इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल्स। यानी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में पर्टिकुलर ये बताया जाता है कि व्यक्ति किस तरीके से विजुअल इन्फॉर्मेशन को परसीव करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है और उसका मीनिंग निकालता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं, समझते हैं, उसमें विजुअल्स का तो बहुत बड़ा रोल है ही है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद क्या मीनिंग निकालते हैं, इसके बारे में जो पूरी स्टडी है वो आती है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, आपने साइकोलॉजी की बुक पे कहीं पे एक तरह का एक इमेज देखा होगा, जहाँ पे टू फेस बने होते हैं, और हमें कभी कभी लगता है कि वो कोई फ्लावर पॉट यानी बेस रखा हुआ है, या कभी कभी हमको उसमें दो चेहरे नज़र आते हैं। सो फिगर ग्राउंड मतलब एक पर्टिकुलर फिगर और ग्राउंड दो चीज़ें होती हैं। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग और बैकग्राउंड। अगर हम चीज़ों को दो तरीके से जब देखते हैं, कि बैकग्राउंड पर फोकस करेंगे तो फिगर आपका अलग होगा, फिगर पर अलग करेंगे तो बैकग्राउंड अलग होगा, है ना? तो ये जो रिलेशनशिप होती है अलग करने की जो तरीका है, इसे बोलते हैं फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो वाइट ये पूरा चीज़ है, ये बैकग्राउंड है, और आपके लिए ये फिगर है। जैसे मान लो ये बनाया मैंने, ये फिगर है ना? तो हम इनको अलग अलग परसीव कर पाते हैं, ये बेसिकली फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप में आता है। नेक्स्ट है डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन क्या होता है? द एबिलिटी टू परसीव द थ्री डायमेंशनल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम अस। अब जानते हो कि हम सड़क पर चलते हैं, हम सड़क पर जब चलते हैं तो कई बार हम दूर से आते हुए वाहन का अनुमान लगा लेते हैं कि यह कितनी देर में आएगा और मैं अभी सड़क क्रॉस करूं या न करूं। ऐसा होता कि नहीं होता? हमें ये भी पता होता है जब हम गाड़ी चलाते हैं, सामने ब्रेकर है तो ब्रेक कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब अनुमान जो होते हैं, ये सब आपके डेप्थ परसेप्शन में आते हैं। तो डेप्थ परसेप्शन एक ऐसी एबिलिटी होती है, हम जहाँ पर थ्री डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उन या जो दूरी होती है उसको परसीव कर पाते हैं। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका में ना, जब किसी का DL ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है तो वहाँ पे डेप्थ परसेप्शन का टेस्ट होता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन
जिसका डेप्थ परसेप्शन सही ना हो या आंखें कमज़ोर हो या एक आंख का व्यक्ति हो तो वहाँ पे डेप्थ परसेप्शन बेटर नहीं होगा, तो एक्सीडेंटल कॉज भी हो सकते हैं। सो बेसिकली डेप्थ परसेप्शन हमारी डेली लाइफ में आता है। जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, हमें एक अनुमान होता है कि कितना ऊंचा पैर रखना है, कितना नीचा पैर रखना है ना। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड व्हाट इज़ द बाइनोकुलर क्यूज? बाइनोकुलर क्यूज मतलब होता है दो दो आँखों से, ठीक है। डेप्थ क्यूज दैट रिले इनपुट फ्रॉम बोथ आइज, यानी हम जब दोनों आँखों का प्रयोग करते हैं तो वो बाइनोकुलर क्यूज होता है। और मोनोकुलर क्यूज होता है जहाँ पर हम एक आँख से चीज़ें यूज करते हैं। डेप्थ क्यूज दैट कैन बी परसीव्ड विथ वन आई, जैसे 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं उनको दोनों आँखों से परसीव किया जाता है, और जो 1-2 डायमेंशनल है वो मोनोकुलर क्यूज में आ जाएंगी, एक आँख से भी उनको परसीव किया जा सकता है। व्हाट इज रेटिना? बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ लिया होगा आपने बायोलॉजी में। सो रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ द बैक, सॉरी एट द बैक ऑफ द आई, आँख के बैक साइड में एक लाइट सेंसिटिव लेयर होती है जिसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जहाँ पे लाइट को रिसीव किया जाता है और बाद में ब्रेन से एनालाइज किया जाता है। रॉड्स क्या होता है? फोटो रिसेप्टर सेल्स। देखो रेटिना पर मैंने बोला ना, रेटिना जो से आई है आपकी, ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है, तो ये रेटिना पार्ट होता है। तो रेटिना पर छोटे छोटे से क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स मतलब लाइट को रिसीव करने वाले सेल्स होते हैं। इसमें 2 तरीके से सेल्स यहाँ पर हैं, एक होता है रोड्स, एक होता है कॉन्स। तो रोड्स जानते हैं क्या होता है? रोड्स ऐसे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं लो लेवल्स ऑफ लाइट, यानी जो धीमी लाइट के लिए काम करते हैं, आर इम्पोर्टेंट फॉर नाइट विजन, और ये नाइट में काम करते हैं। बेसिकली हम नाइट में देखने में सक्षम होते हैं क्योंकि हम रॉड्स अपनी आँखों में रखते हैं, यानी जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, जो रॉड्स हैं, वो धीमी लाइट को सेंस करने में हेल्प करते हैं, तो हम नाइट में देख पाते हैं। और जो कोन्स होते हैं ये कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम डे टाइम पर या फिर जो चमकती हुई दुनिया है उसमें जो चीज़ें देख पाते हैं वहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स का यूज होता है। सो फोटो रिसेप्टर सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड डिटेल इन वेल लिट कंडीशंस, ठीक है ना, जहाँ पे ज़्यादा प्रकाश है वहाँ पे इन चीज़ों का यूज होता है। और कलर विजन यानी जब कभी कभी किसी लोगों को सुना होगा ना कलर विजन का इश्यू, तो बेसिकली कौन में इश्यू होता है उनका। ऑप्टिक नर्व क्या है? ये भी आपका रेटिना रोड कोन्स का ही पार्ट है ऑप्टिक नर्व। द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कैरीज विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। रेटिना से ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन जाती है, विजुअल इन्फॉर्मेशन, वो किसके थ्रू जाती है? ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ठीक है। ऑडिटरी परसेप्शन, सिंपल सी बात है, सुनने का जो परसेप्शन होगा। द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग साउंड वेव्स एंड परसीविंग ऑडिटरी स्टिमुली, यानी हम साउंड को समझें, इंटरप्रेट करें और ऑडिटरी स्टिमुली कहाँ पर है उसको समझें। तो यहाँ पर क्या है? ऑडिटरी लोकलाइजेशन, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ साउंड सोर्स। जब हम साउंड सोर्स के लोकेशन को समझते हैं तो होता है ऑडिटरी लोकलाइजेशन। जैसे कि कई बार आवाज़ सुन के हम अनुमान लगा लेते हैं ना कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो दिस इज द ऑडिटरी लोकलाइजेशन। इसके बाद है आगे ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन क्या है? द सेंस ऑफ स्मेल इन्वॉल्विंग द डिटेक्शन ऑफ एयरबॉर्न केमिकल मॉलिक्यूल्स, यानी हम स्मेल का जो सेंस करते हैं, हवा में कोई भी मॉलिक्यूल है हम उसे सेंस करते हैं, दैट इज द ऑल्फैक्शन, ठीक है ना। आपको इतना ध्यान रखना कि ऑल्फैक्शन इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। गस्टेशन क्या होता है? द सेंस ऑफ टेस्ट, यानी जो टेस्ट के जो सेंस होते हैं, दैट गस्टेशन इन्वॉल्विंग द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट टेस्ट क्वालिटीज़। हम जब डिफरेंट टेस्ट क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो दैट इज द गस्टेशन। एंड व्हाट इज द हैप्टिक परसेप्शन? द सेंस ऑफ टच एंड द परसेप्शन ऑफ टेक्सचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम चीज़ों को टच करके भी तो बता सकते हैं कि ये कौन सा कपड़ा है ना। हम स्किन से टच करके बहुत कुछ समझते हैं, प्रेशर को समझते हैं, टेम्परेचर को समझते हैं, तो दिस इज द हैप्टिक परसेप्शन। सो ऑल्फैक्शन, गस्टेशन, हैप्टिक परसेप्शन, ये क्या परसेप्शंस हैं। व्हाट इज साइनेस्थेसिया? अ कंडीशन वेयर द स्टिमुलेशन ऑफ वन सेंसरी मॉडलिटी ट्रिगर्स इनवॉल्यूंटरी एक्सपीरियंस इन अनदर। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने पिज्ज़ा खाया है, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, पिज्ज़ा, मैं पिज्ज़ा की बात कर रहा हूँ। आपको याद है कि आपने पिज्ज़ा लास्ट टाइम पे कब खाया था, है ना, आपको याद होगा। अच्छा जस्ट मुझे बताइए कि मैंने जब से पिज्ज़ा की बात की, आपने डोमिनोज पर पिज्ज़ा खाया होगा,
तो क्या इतनी बात के बाद आपके मस्तिष्क में नीले रंग से संबंधित कुछ भी आया था? क्या आपको नीले रंग की याद आई? आपको निश्चित ही नीले रंग की याद आई होगी। यहाँ पर यही बताया गया कि साइनेस्थेसिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर एक सेंसरी मॉड्यूलिटीज़ यानी कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमें इनवॉलेंटरी एक्सपीरियंस के लिए ट्रिगर कर देती है। जैसे कि सीइंग कलर्स व्हेन हियरिंग म्यूजिक। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा रहा हो कि गाने आपने सुने हों और उसके बाद कुछ कलर्स आपको याद आते हों। जैसे नहीं, कभी आप पहाड़ों पे गए हों, वहाँ पे कोई गाने सुने हों, तो आप जब भी उस गाने को सुनोगे तो पहाड़ों की याद अपने आप आपको याद आ जाएगी, है ना। तो जब कोई एक चीज़ अनवॉल्यूंटरी तरीके से दूसरी किसी चीज़ को याद दिला दे तो वो साइनेस्थेसिया होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि डोमिनोज की जब बात करते हैं तो नीला रंग याद आता है, या जोमेटो की बात करेंगे तो आपको रेड कलर याद आएगा, है ना, क्योंकि जोमेटो हमेशा रेड बैकग्राउंड पे अपनी बात को लिखता है। तो इस तरह से ये साइनेस्थेसिया है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अगला सेंसरी डिप्रीवेशन। इसका मतलब है द एब्सेंस, देखो डिप्राइव का मतलब होता है वंचित हो जाना, रह जाना। तो सेंसरी डिप्राइवेशन का मतलब क्या होगा? जहाँ पे सेंस हट जाए, खत्म हो जाए। द एब्सेंस ऑफ रिडक्शन ऑफ नॉर्मल सेंसरी इनपुट विच कैन लीड टू एल्टर्ड परसेप्शन एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ओल्ड एज में देखा होगा कि जब बॉडी डिके होने लगती है, बॉडी डाउन हो जाती है, तो सेंसरी जो डिप्रेवेशन कंडीशन है वो आ जाती है, क्योंकि ओल्ड एज में जब सेंस ऑर्गन्स ढंग से काम नहीं करते हैं तो कुछ का कुछ होता है। सो दिस इज द अब्सेंस और रिडक्शंस ऑफ नॉर्मल सेंसरी इनपुट। जब चीज़ें ढंग से सेंस ऑर्गन्स के थ्रू नहीं पहुंच पाएंगी तो फिर क्या होते हैं, परसेप्शंस बदलने लगते हैं, लोग कुछ का कुछ समझते हैं और साइकोलॉजिकल इश्यू होने लगते हैं। तो ये कुछ खास कीवर्ड्स थे जो मैं आपके साथ में शेयर किया। आई होप कि आप इनको समझेंगे, आप रिवाइज करेंगे, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं और ऐसे ही जुड़े रहें कुछ भी और सीखने के लिए।